अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 गैसियस स्टेट। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ और सेलेक्टिव कुछ इम्पॉर्टेंट तरीन थ्योरी के लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ, वो ज़रूर कैचअप कीजिएगा। ये शुरू करते हैं। पेज नंबर 103 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आज ही एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। 3 ये न्यूमेरिकल है, इसके बाद 3 इंशाल्लाह रब करके करूँगा। एक MCQs स्टाइल है, वो भी एंड में बता दूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 उसी का है, MCQs का। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 है। अच्छा, मैं कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ तो लग रहा होगा 4 भी गायब है। 4 गायब नहीं है, कैटेगरी वाइज जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये पहली कैटेगरी है जनरल गैस इक्वेशन, इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये 3 नाम है, आप इसमें से कोई भी याद कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन इसका सबसे कॉमन नाम है। अच्छा, पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके गिर्द कहानी घूमेगी क्योंकि गैस के ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या वेरिएबल से मुराद ये है कि जिसके ऊपर डिपेंड करती है कोई गैस कि इस वक्त इसका प्रेशर इतना है, इस वक्त इसका वॉल्यूम इतना है, इस वक्त इसका टेम्परेचर इतना है, और फिर तब्दील हो रहा है या नहीं। और मोल, चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, मोल किसी गैस की मेन प्रॉपर्टी होती है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम पूछ रहा है। 8 ग्राम ऑफ मीथेन, ग्राम में तो मास आ गया सर, आपने मास तो अभी बताया ही नहीं, तो उसका जिक्र अभी फिक्र के साथ आएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 840 टॉर प्रेशर। अब ये अंडरलाइन जो किया इसका मकसद है कि आपको आसानी हो जाए। कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ रिक्वायर्ड है। ग्राम में होता है मास, मास लिख दिया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, टेम्परेचर लिख दिया। बारीकी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी बारीकी लिख लीजिएगा अपने पास, पक्की तरीके से लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैस की स्टडी हमेशा 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 केल्विन स्केल में, एब्सोल्यूट स्केल में होगी। सेंटीग्रेड से केल्विन जाने के लिए 273 प्लस करना लाजमी है। अगर ये नहीं किया सारा गलत हो जाएगा। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर टेम्परेचर गिवन है और आपने कन्वर्ट करना भूल गए, पक्का कर लें। सेंटीग्रेड से केल्विन जाने के लिए 273 प्लस करेंगे, पक्का हो गया। एक्सीलेंट, आगे बढ़ें। केल्विन बन गया, ये सही है। प्रेशर दिया हुआ है आपको 842 टॉर। अब टॉर जो है इससे हमें एटमॉस्फेयर जाना पड़ेगा, तो आपको पहले ये पक्का करना पड़ेगा कि एक एटमॉस्फेयर में टॉर कितने होते हैं। टॉर जो है वो मरकरी प्रेशर होता है। अच्छा, इसी टॉर को कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। क्योंकि मरकरी एक ऐसा स्टैंडर्ड लिक्विड है कि उसको अपने कॉलम में रखें तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो ये वैल्यू एक और आपको याद करने की आ गई कि ये वैल्यू काम की है। अब टॉर से एटमॉस्फेयर जाने तो लाजमी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा है, तो टॉर से डिवाइड करेंगे तो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। तो 760 से डिवाइड कर दिया, एटमॉस्फेयर आ गया। वॉल्यूम पूछ रहा है मीथेन गैस की, तो वॉल्यूम जो है V हो गया। अब ये मशहूर ज़माना फार्मूला याद कर लें, ये मैंने इसका लेक्चर भी आपको डिलीवर किया है थ्योरी का। PV = nRT, PV = nRT, पक्का हो गया। अब इसमें N कबाब में हड्डी है, क्योंकि इसमें तो मास दिया हुआ है, ग्राम में तो मास होता है, N तो मोल होता है। तो अब इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। मेरे साथ चल रहे हैं भाई, चलें। मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, सही। तो इससे ये फार्मूला बदल के हो गया M/m। हमें क्या चाहिए, V, तो V के लिए P को उधर क्रॉस कर दिया। अब सारी चीज़ें गिवन है, मास धड़ से रख दें 8। R, अच्छा R की वैल्यू गिवन नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है।
मैंने डाटा में नहीं लिखा ये सोच के कि गिवन है, तो आपको अगर नहीं याद हो रही है तो आप इसको डाटा में लिखेंगे आर की वैल्यू को 0.0821, सही है। इसके यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फेयर, डीएम क्यूब और पर मोल केल्विन। एटमॉस्फेयर, डीएम क्यूब, पर मोल पर केल्विन होते हैं इसके यूनिट्स 0.0821। तो 0.0821, अच्छा ये गिच पिच मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बाद में जो चीज़ लिखूँ इसका मतलब ये नहीं है भूल गया हूँ, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें क्योंकि ये कंटिन्यूएशन हो रही है सॉल्यूशन की। अच्छा, मोलर मास गैसेस के आपको नाम अगर पता है, मीथेन, तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इंपॉर्टेंट गैसेस के फार्मूले याद कर लें। इसके भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर ही बना दूँ जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट गैसेस के फार्मूले वगैरह एक जगह कर दूँ, ताकि फर्स्ट ईयर में आने वाले सारे एक जगह ही हो जाएँ। अच्छी बात लगी, वेरी गुड हो गया ये तो। CH4 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 4 4 ग्राम पर मोल इसके यूनिट्स हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन मार्क भी हट गया, तो अब ये क्वेश्चन डन हो गया। कैसे? मास रखा 8, आर रखा 0.0821, टी रखा केल्विन वाला 313, उसके बाद प्रेशर रखा जो कन्वर्ट करके आया था 1.107 और 16 जो मोलर मास। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आप इसको डाटा में भी निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन में सबसे ऊपर भी। ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है रफ वर्क है, ये फेयर है। वैल्यूज कैलकुलेटर में डाला, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, फिर उसके बाद डिवाइड, सही। डीएम क्यूब होता है वॉल्यूम के यूनिट्स, पक्का कर लें, डीएम क्यूब। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, अब बारीकी जो बता रहा हूँ नोट करें, अगर तो आप ये PV/NRT का आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आर के यूनिट्स जो है ना उसके अंदर सारे यूनिट सेम होने चाहिए, क्योंकि आर के यूनिट्स को हम बदल नहीं सकते। एटमॉस्फेयर है इसलिए देखें प्रेशर एटमॉस्फेयर में बनाया। डीएम क्यूब है इसलिए देखें आंसर डीएम क्यूब में आया। इसके बरक्स जब हम ये दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होगा कि हम एटमॉस्फेयर बनाएं या कुछ। ये नोट करें, बहुत स्पेशल नोट डाउन है कि अगर ऐसा फार्मूला जिसमें आर की ज़रूरत है, यानी PV/NRT वाला, तो हमें सारे यूनिट सेम बनाने होंगे। सेम का मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम डीएम क्यूब में, और टेम्परेचर तो ऑलवेज का बोल दिया हमेशा केल्विन। ठीक, आगे बढ़ें। एट 35 डिग्री C टेम्परेचर आ गया। ऑक्सीजन गैस, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 456 cm3 और उस वक्त उसका प्रेशर है 0.85 एटमॉस्फेयर। आगे वो कह रहा है एक और प्रेशर मालूम करो इसी ऑक्सीजन गैस का जब उसको ट्रांसफ़र कर दें, मैंने इट इज़ ट्रांसफर टू 10 dm3 सिलेंडर एंड कूल टू 20 डिग्री C। अब गौर करें इसमें और इसमें फ़र्क, इसमें एक ही टेम्परेचर था, एक ही प्रेशर था, एक ही वॉल्यूम था। ऐसे में लगता है PV/NRT। इसमें दो टेम्परेचर का जिक्र आ रहा है, दो प्रेशर का जिक्र आ रहा है, दो वॉल्यूम का जिक्र आ रहा है, तो ऐसे में लगता है ये वाला एनदर फॉर्म जनरल गैस इक्वेशन, यानी सेकंड फॉर्मेट लगता है जनरल गैस इक्वेशन का। और लेक्चर देख लेंगे ना अगर आप मेरा वो वाला, तो आपको ये दोनों फार्मूलों की डेरिवेशन भी मिल जाएगी। ये मैंने लेक्चर इसका थ्योरी का भी डिलीवर किया हुआ है। तो अब दो प्रेशर, दो टेम्परेचर, दो वॉल्यूम, तो इसका मतलब है हम पहुंच रहे हैं कि पहले सवाल का स्केच बनाएं कि ये लगेगा, तुक्का नहीं लगाइएगा कि ये लगा दें, कभी कुछ लगा दें, पक्का श्योर। तो दो टेम्परेचर आ गए, तो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 1 2, फिर इसी तरह इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 1 2। समझ में आ गया? जल्दी फारिग कर देते हैं। पहला टेम्परेचर 35 है, केल्विन बनाना आ गया, 35 + 273 केल्विन बन गया। वॉल्यूम पहला दिया हुआ था कितना, 456 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप सोचें यहाँ पे एक चीज़, सेंटीमीटर क्यूब में ये दिया हुआ है, डीएम क्यूब में ये दिया हुआ है। यहाँ पे कन्वर्जन इसलिए करनी पड़ रही है कि सेम यूनिट्स नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख लें आप साइड पे कि अगर ये सेम यूनिट्स होते तो कन्वर्जन नहीं करनी होती, ऑप्शनल हो जाती, क्योंकि रेशो है, रेशो में कन्वर्जन ज़रूरी नहीं होती है अगर सेम यूनिट्स हों। यानी अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब में दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा, प्रेशर और टॉर तो दूसरा टॉर में आ जाएगा, क्योंकि रेशो डिवाइड रेशो। समझ गए? तो ये साइड पे लिख लें कि अगर ये सेम होता तो मैं ये कन्वर्ट ना करता, और कर देता तो गलत भी ना होता। तो टाइम बचाने की स्कीम भी बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम।
तो सेंटीमीटर क्यूब से DM क्यूब जाने के लिए 1000 से डिवाइड। एक और रिजल्ट आ गया आपके पास कि 1 DM क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जब देखें सेंटीमीटर क्यूब से DM क्यूब जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स। सही हो गया। अब इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 0.85 एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद फाइनल वॉल्यूम 10 DM क्यूब। अब देखें दोनों के सेम यूनिट्स हो गए, तो इसको नहीं अब कन्वर्ट कर दीजिएगा, 20 डिग्री C को कन्वर्ट करना लाजमी है टेम्परेचर को। अब तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर को कभी भी बदलना ही बदलना है। फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, अब जस्ट न्यूटन गेट का न्यूमेरिकल बन गया, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। क्या चाहिए भाई? फाइनल प्रेशर। तो P2 को एक तरफ कर दें। अच्छा, आपने देख लिया होगा मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि न्यूमेरिकल जब करता हूँ फार्मूला मेकिंग कर लेता हूँ। फार्मूला मेकिंग से ये फ़ायदा होता है कि सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू रख के कैलकुलेटर में फीड करके कैलकुलेटर चलाना होता है और आंसर आता है। वरना आप अलग अलग वैल्यू रखें फिर वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह में गलती का चांस बढ़ सकता है। तो देखें पहले मैंने फार्मूला मेकिंग कर ली कि T2 को उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई, V2 को इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वैल्यूज सिर्फ रखूँगा, P1 0.85 सही है, V1 T2, V1 रखा 0.456 कन्वर्ट वाला, T2 293 और नीचे T1 V2, T1 308 और V2 10। एहतियात रखिए क्योंकि 1 2 जब होता है तो कोई गलत ना रख दीजिएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से, नीचे मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से और डिवाइड। अब प्रेशर आ गया एटमॉस्फेयर में, क्यों? क्योंकि पहला प्रेशर एटमॉस्फेयर में था। अगर पहला प्रेशर होता है यहाँ पे टॉर में तो ये टॉर में आ जाता, लिख रहे हैं सब साइड पे। अगर ये टॉर में होता है ये टॉर में आ जाता। कन्वर्जन ऑप्शनल है अगर सेम यूनिट्स हैं। सही है। इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन इट इज़ कूल्ड। तीसरा न्यूमेरिकल। अच्छा, जितनी लंबी इंग्लिश है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, परेशान मत होइएगा। अब 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वेसल, एक वेसल है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है 400 टॉर के ऊपर, और एक और वेसल है जो 1 DM क्यूब का है और उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है 600 टॉर पर। कुछ कहानी समझ आई? दो अलग अलग वेसल हैं, यानी एक वेसल ये है इसके अंदर ऑक्सीजन है और एक वेसल ये है इसके अंदर हाइड्रोजन है। समझ में आ गई कहानी? अब हाइड्रोजन जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब और 400 टॉर पर है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो 600 टॉर पर और 1 DM क्यूब वॉल्यूम में है। सही है। अब यहाँ तक की कहानी की बात कर रहे हैं, इसी कंडीशन पर टेम्परेचर की, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इन गैसेस को एक नए बर्तन में डाल दिया। यानी अब एक नया बर्तन आ गया यहाँ पे, ये जिसकी कैपेसिटी 2 DM क्यूब है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों गैसों को यहाँ पे अगर डाल दिया हमने एक साथ, तो अब बताएं इसका टोटल प्रेशर कितना होगा। कहानी समझ में आ गई? ये कहानी है डाल्टन लॉ प्लस बॉयज़ लॉ दोनों के मिक्सचर की, डाल्टन लॉ और बॉयज़ लॉ के मिक्सचर की। क्योंकि डाल्टन लॉ टोटल और इंडिविजुअल प्रेशर को बताता है, बॉयज़ लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट को बताता है। तो ये ज़रा ख्याल से रखिएगा। लेकिन कैटेगरी गैस लॉ में चल रही है क्योंकि डाल्टन लॉ बैकग्राउंड में है। गौर से देखेंगे तो डाल्टन लॉ का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए इसको डाल्टन लॉ की कैटेगरी में मैं नहीं डालूँगा। सही हो गया। अब डेटा बना लें जल्दी से, क्योंकि प्रेशर पूछ रहा है, अंडरलाइन कर दिया 2 DM क्यूब, उसका एक नया बर्तन का वॉल्यूम है वो लिख दिया। सही। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब दो गैसें तो 2 दफ़ा डेटा बनेगा, V1 P1 हाइड्रोजन का और फिर उसके बाद P1 V1 ऑक्सीजन का। समझ गए? अच्छा, इसमें सेम यूनिट्स बनाना है। सेंटीमीटर क्यूब को DM क्यूब इसलिए बनाया कि यहाँ पे भी देखें वो आपको एक चीज़ चेक करे, जैसे इसमें था देखें एक CM क्यूब दिया हुआ था, एक DM क्यूब और है रेशो। इसमें भी देखें एक CM क्यूब है और एक DM क्यूब है, 500 और 1, और आगे रेशो बनेगा इसमें P1 V1 P2 V2, बॉयज़ लॉ का फार्मूला, इसको याद करें। ये जो बॉक्स कर रहा हूँ ये फार्मूले लिस्टिंग बन रही है। P = nRT 1, P1 V1 अपॉन T1 2, P1 V1 = P2 V2 3। अभी ग्राम लॉ का एक आएगा
तब जाके लेक्चर ख़त्म होगा, चले बन जाइएगा। अब इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया ताकि यूनिट सेम हो जाएँ, क्योंकि देखिए ये सेम हो जाएंगे DMQ। अगर मिक्स यूनिट रख दिए सारे न्यूमेरिकल तो गलत हो जाएगा। और आपको पता है 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है, सेक्शन बी में भी आता है केमिस्ट्री में और सेक्शन सी में भी। जी पेपर भी बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में सेक्शन बी में और सी में दोनों में न्यूमेरिकल होते हैं। टोटल वॉल्यूम जो नई वेसल का है वो है 2 DM3, सही हो गया। इसलिए इसको V2 बोला कि ये टोटल वॉल्यूम है, वरना जो 2 गैसें इनिशियली थी वो 1111, ठीक। अब टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो PT मैंने टोटल प्रेशर का सिंबल रख दिया। अब बॉयज़ लॉ 2 दफ़ा लगेगा, पहली मरतबा हाइड्रोजन गैस का, दूसरी मरतबा ऑक्सीजन गैस का। P1 V1 P2 V2। अब इसमें से P2 को अलग करें क्योंकि P2 फाइनल है, P2 फाइनल है। जब दोनों फाइनल आ जाएंगे तो टोटल फाइनल आ जाएगा, क्योंकि फाइनल का मतलब जो नए वेसल में था बाद वाला तो वो फाइनल हो गया। अब जल्दी से पुट एंड गेट करें। P1 हाइड्रोजन का डाटा हाइड्रोजन में रखिएगा, हाइड्रोजन का देख लें क्या है 400 और 0.5, 400 0.5। और फाइनल वॉल्यूम टोटल जो है वो है 2 रख दिया। इससे आगे आपका कैलकुलेटर चला के 200/2 कट के 100। इसी तरह आप ऑक्सीजन गैस का रखें 1, सही है, और 600। ऑक्सीजन का देखिए लिखा है ऑक्सीजन, गलती ना हो कि किसी पे नज़र पड़ गई गलत पुट कर दिया। 1 × 600/2 तो 602 से कैंसिल होकर 300। अब ये जो 2 प्रेशर आ गए ये तो इंडिविजुअल प्रेशर आ गए इन दोनों गैस के। अब नए बर्तन में जाएंगे तो ये दोनों मिलकर अपना टोटल प्रेशर डालेंगे, सिंपल। अब इन दोनों का टोटल प्रेशर हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल। तो अब यहाँ पे जो P2 आया इसको मैंने रख दिया नाम कि P2 ऑक्सीजन का और P2 हाइड्रोजन का। नजर आ रहा होगा ये P2 = एक और भी लिखा हुआ है PSU, ताकि ये ना हो कि P2 जो है ये 2 हो गए। तो अब यहाँ पे लिख दिया वाजा कि ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है, तो ये दोनों प्लस हो गए। तो 100 + 300, 100 + 300 मिलकर आ गया 400 टॉर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द न्यू वेसल। अच्छा जाइएगा नहीं क्योंकि 3 न्यूमेरिकल बाकी हैं। ये बकिया न्यूमेरिकल देख लीजिए जल्दी से। अच्छा कैटेगरी बना रहे हैं आप लोग, पीछे जो 3 न्यूमेरिकल हैं उस पर कैटेगरी लिखी है। कैटेगरी 1 प्रॉब्लम्स ऑन जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉज, ठीक है। अब ये है कैटेगरी 2 ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सही हो गया। और आखिरी कैटेगरी एक ही न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सही है। अच्छा ये तो बच्चा न्यूमेरिकल है, जल्दी से देख लें। 9-10 में भी करते थे आप लोग। कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, इसमें पेयर ऑफ गैसेस 2 गैसेस दिए हुई हैं और कह रहे हैं इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करें। अब आपको इसमें सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए ग्राहम लॉ का कि R1/R2 = मोलर मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। अब इसमें बस बारीकी जो बता रहा हूँ वो नोट करें सही से कि जो भारी गैस है वो ऊपर रखी जाए रूट के अंदर और जो हल्की गैस है वो नीचे। हैवियर जो है न्यूमरेटर में हो और लाइटर जो है वो डिनोमिनेटर में हो, ताकि हमेशा अपॉन में आंसर में 1 आए। ये बारीकी है, सही है। बाकी फिर बच्चा न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 2 2, डी का मतलब ड्यूट्रियम होता है, इसका 2 होता है, 2 2 4। हीलियम का 4 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। अच्छा जो फैमिलियर गैस है उनका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना पड़ेगा। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 2 32 ग्राम पर मोल यूनिट्स हैं। सल्फर का 32 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फ्लोरीन का 19 होता है, तो यहाँ पे F6 लिखा हुआ है, ये होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड नॉलेज भी दे रहा हूँ, MCQs भी हो रहा है। 6 19 114, 114 + 32 146। सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर निकाल चुके थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सही। अब 3 पार्ट हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है कंपेयर का डिवाइड मतलब रेशो, इसको कहते हैं कंपैरेटिव रेशो, सही है। अब पुट एंड गेट बता दिया। हैवी गैस ऊपर, अब आपको पता हो
कि 4 भारी है कि 2, 4, तो ड्यूट्रियम ऊपर आएगा तो यहाँ पे ड्यूट्रियम नीचे आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थ्योरी क्या है? लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर एंड वाइस वर्सा। तो इसमें ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का ग्राहम लॉ भी बता दिया मैंने आपको। अब पुट करें 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में तो 1/, में लिखते नहीं है सर, आज क्यों लिख रहे हैं? ताकि पता चले कि कितने टाइम्स जो है वो फास्टर है, यानी कि 1.414/1। इसका मतलब यही हुआ कि अगर ड्यूट्रियम 1 कदम बढ़ाएगी तो हाइड्रोजन 1.4 यानी तकरीबन 1.5 कदम बढ़ाएगी, इसलिए 1 लिखना यहाँ ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 1.41 टाइम्स एज फास्टर। अब यही काम जल्दी जल्दी आप लोग खुद कर लें। अब हैवी कौन सी है? सल्फ़र डाइऑक्साइड 64 या हीलियम? सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऊपर भारी आएगी तो यहाँ रेट वाले में अपॉन में आएगा इन्वर्सली। ये जो नीचे है वो ऊपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सही है। 64/4, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 16 ज़ा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 4 बाहर आ गया पूरा पूरा। अच्छा, यहाँ डेसिमल अलाउ हो जाता है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो डेसिमल कर सकते हैं। तो 4/1 आ गया। तो आप लिख देंगे कि हीलियम जो कि हल्की गैस थी डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज फास्टर। क्लियर? अब SF6, ठीक है, इसका 146 ये भारी है और सल्फ़र डाइऑक्साइड 64 हल्की है, तो SF6 न्यूमरेटर में ऊपर आए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, जो स्टूडेंट रटेगा वो फंसेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए हल्की गैस पहले लिखी हुई है, यहाँ पे हल्की गैस पहले लिखी हुई है, तीसरे पार्ट में उसने अचानक से भारी गैस पहले लग दी। देखने के लिए कुछ स्टूडेंट इसको रटें, रटना है तो ये रटें, माने मेरी बात, मान ली, वेरी गुड। क्योंकि देखें 2 में हो जाता, तीसरे में धोखा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा कहता है SF6 पहले, यहाँ SF6 ऊपर लिख दो। क्या समझे? हैवी लाइटर देखिएगा पहला, दूसरा मत देखिएगा, सही है। यहाँ पे अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा। 73 को 32 से तो 2.281 आ जाएगा, और उसके बाद रूट ले लें कैलकुलेटर से 1.51। तो हम कहेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि हल्की गैस थी वो 1.51 टाइम्स फास्टर है। बारीकी क्या हुई? ये फॉर्मूला और हल्की बारी यानी लाइटर और हैवियर गैस का ध्यान रखना। आगे आ जाएं, ये भी इसी कैटेगरी का है, ग्राहम लॉ का, इसमें लेकिन इफ्यूजन है। Diffusion is the reverse process of diffusion. Diffusion is the spreading of gas, mixing of gas. Effusion is the release or leakage of gas from higher concentration to lower concentration. जैसे बैलून में लूज़ हो जाए ग्रिप तो देखा होगा हल्के हल्के उसका प्रेशर रिलीज़ होते होते खाली हो जाता है गुब्बारा। टायर ट्यूब में कभी ज़्यादा हवा भर जाए बाइक के या गाड़ी के तो हल्के हल्के प्रेशर रिलीज़ करता है, दैट इज़ इफ्यूजन। गुब्बारा फट गया, टायर ट्यूब फट गई, वो नहीं, वो एक्सपेंशन है, दैट इज़ इफ्यूजन। स्लोली लीकेज और escape of gas molecules from a tiny hole or orifice or opening, that is effusion। बारीक छेद से या सुराख से किसी गैस का हल्के हल्के निकलना, लीक होना, ये इफ्यूजन है। ठीक हो गया? थ्योरी भी बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अब उसने 16 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है तो ये वॉल्यूम हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे रेशो है तो कन्वर्जन इज़ ऑप्शनल, अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। अगर सेम यूनिट्स हों और रेशो वाले केसेस हों फॉर्मूले में तो ऑप्शनल होता है कन्वर्जन करना, ठीक। टाइम ऑफ इफ्यूजन दोनों का सेम है क्योंकि उसने कहा सल्फ़र डाइऑक्साइड भी सेम टाइम में इफ्यूज़ करें, तो सेम टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो दोनों का 30 सेकेंड एक ही दफ़ा लिख देंगे आप क्योंकि इक्वल टाइम है। क्लियर? मोलर मास की ज़रूरत पड़ती है, डाटा में लिख दिया कि मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का कितना है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्योंकि पीछे 2 दफ़ा हो चुका था मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप एक वक्त में तो एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएगा, सारे दुनिया आ जाएंगे, तो आप करके दिखा दीजिएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोलर मास। जो कॉमन गैस होंगी उसका नहीं, उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, लेकिन जो नॉन फैमिलियर गैस है उनका लिख के दिखाइएगा, यानी कैलकुलेट करके इस तरह, सही। वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज पूछ रहे हैं। अच्छा, अब ये ख्याल रखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ द रेशो ऑफ इफ्यूजन, यानी आर जो होता है वो V/T होता है, रेट जो है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है।
अब ये अगर समझ में आ गया तो ये पोटेंट गेट का न्यूमेरिकल हो जाएगा। रेट हो गया हमारा वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वो याद रहे ना, भारी गैस ऊपर रूट के अंदर, ये गलती बस ना हो। तो सल्फर डाइऑक्साइड हैवियर अंदर रख दी। अब वैल्यू पुट करें सारी, क्योंकि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहा है, बाकी सब मेरे पास है। पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 16, टाइम 30, रेसिप्रोकल कर दिया उल्टा, इसका भी टाइम 30 कट गया। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, रेसिप्रोकल होकर ये अपॉन में आ गया। इसका 64 और 2 रख दिया, 2 से 64 कट गया। क्लियर। अब 32 का रूट ले लें, एक ऑप्शन, या दूसरा है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं कि रूट बाहर आ जाए, लेकिन स्क्वायरिंग करेंगे तो v पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर एंड में फिर रूट लेना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का स्क्वायर थोड़ी। तो बेहतर मशवरा मेरा वाला, रूट ले लें कैलकुलेटर से, तो 32 का रूट आ जाएगा 5 पॉइंट। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, ख़त्म होने वाले क्लास, डेसिमल वाले जितने क्वेश्चन उसमें 2 डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर, 3 तक करते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 डेसिमल कभी मत लीजिएगा, डेविएशन एरर आ जाएगा, टीचर 1 नंबर काट देगा। अब ये वॉल्यूम उधर गया, डिवाइड में आ गया 5.656, डिवाइड किया कैलकुलेटर में तो आ गया, लेकिन सीखा क्या, सेम यूनिट्स, नो कन्वर्जन, कन्वर्जन इज ऑप्शनल इफ़ देयर इज़ अ रेशो केस। समझ गए, ये नोट कर लें साइड पर। तो दैट मच सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल फ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन दैट इज सेम टाइम। ठीक है, ये अभी मत देखिएगा, ये एमसीक्यूज़ जो मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यूज़ भी बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 वो है। अच्छा जाने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप 20, 23, 24 के स्टूडेंट्स हैं तो इस साल की जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो आप लोगों को पुरानी बुक अगर कहीं से मिली है मार्केट से, यानी 2022 की और 2022 में जो पहली मरतबा आई थी वो, तो आपके ये सीरियल नंबर गड़बड़ हो रहे होंगे, ये बता दूं, ये वहाँ 7 होगा, ये वहाँ 8 होगा। तो देखिए ये भी आपको फ़ायदा हो रहा है JJCY सरजवाद में, कि वो अपडेटेड न्यूज़ दे रहा है 2023-24 के, कि ये 6 जो है पुरानी बुक में 7 है, ये 7 जो है पुरानी बुक में 8 है, क्योंकि वो एक डिलीट हो गया नए एडिशन में, तो इसका मतलब है अब वो सिलेबस में नहीं है, तो वो अब उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। क्लियर। आखिरी न्यूमेरिकल देख लें और MCQs भी देखना हो देख लें, 2-4 मिनट लग सकते हैं। अब ये है कैटेगरी नंबर 3, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कैटेगरी 3 है, डाल्टन लॉ। सही है भाई, जो लिखा हुआ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट नाम है। अगर कैटेगरी वाइज करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल टुकड़ों में समझ में आ जाएंगे, ये इस केस का है, ये इस केस का है। अब इसमें उसने हाइड्रोजन गैस का जिक्र किया है जो 40 dm³ है ओवर वाटर। इसमें 9-10 में एक प्रैक्टिकल होता था, रिकॉल कीजिएगा, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इस तरह की जो गैस होती हैं वो इनवर्ट फ्लास्क मेथड से गैस के ऊपर वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं। जब वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं तो उसमें मॉइस्चर, नमी, वेपर्स का प्रेशर भी ऐड अप हो जाता है। तो अब हमें ड्राई गैस का पूछ रहा है वो, तो ड्राई के अंदर अगर मॉइस्चर है तो क्या करें, मॉइस्चर के अंदर के वेपर्स को माइनस कर देंगे तो ड्राइनेस आ जाएगी। तो इसलिए हो गया डाल्टन लॉ का कि ड्राइनेस इज इक्वल टू वेटनेस माइनस वेपर्स, या यूँ समझ लें वेटनेस इज इक्वल टू ड्राइनेस प्लस वेपर्स। आसान उर्दू में नमी जो होती है वो खुश्की और बुखारात का प्लस होती है, तो इसलिए अब जो खुश्की होगी वो नमी दैट इज़ वेटनेस और बुखारात दैट इज़ वेपर्स, इसका डिफरेंस होगी। पॉइंट समझे, यानी जो गैस कलेक्ट हो रही है वो गीली है क्योंकि पानी के ऊपर कलेक्ट हो रही है। थ्योरी अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहा था, कब का ये लेक्चर ख़त्म हो चुका होता, लेकिन क्योंकि थोड़ा थ्योरी भी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ, तो टाइम लग जाता है। तो वॉल्यूम, अच्छा 2 वॉल्यूम, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन चैप्टर 1 रिकॉल करें, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन, रिकॉल, वेरी गुड। अच्छा 40 dm³ इसका दिया था, इनिशियल टेम्परेचर दिया 23 डिग्री C, केल्विन बनाना लाजमी है, आज ही क्लास में बताया था, 23 + 273। अच्छा अब यहाँ पे ख्याल रहे कि ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना ये P1 है ना ये P2 है, ये वेट गैस का है क्योंकि कलेक्टेड ओवर वाटर में नमी आ गई। तो ये देखिए प्रेशर ऑफ वेट लिखा, इनिशियल नहीं लिखा, ये बारीकी आ गई।
तो ये वेट गैस जो है इसका प्रेशर है 831 और फिर आगे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा, वेपर प्रेशर को एक्वियस टेंशन भी कहते हैं, नोट करें, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वियस टेंशन। तो अब वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है ये पी वेपर्स हो गया, ना ये P1 है ना ये P2 है, सही है। अब आप लोग ये सोच होंगे कि टेम्परेचर 2 मरतबा क्यों दिया हुआ है। कुछ बच्चे दूसरे वाले को T2 ले लेंगे, T2 तो भाई STP में होगा, इसलिए दिया हुआ है कि जिस टेम्परेचर पे गैस कलेक्ट हो रही है उसी टेम्परेचर का वेपर प्रेशर, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आगे आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, यानी कि इस बार अगर 23 है तो ये है वेपर प्रेशर, अगर ये 25 कर देगा या 24 तो ये बदल जाएगा। तो ये हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे सेम देगा 23 कंफर्मेशन के लिए और एक तरह से बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस दूसरे वाले को T2 मत ले लीजिएगा, नोट किया, बड़ा वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। तो अब इस बुनियाद पे सेकंड टेम्परेचर STP में से आया जो कि 0 डिग्री होता है स्टैंडर्ड, याद करें स्टैंडर्ड 0 डिग्री तो 273 केल्विन और स्टैंडर्ड फाइनल प्रेशर 760 टॉर। यहाँ पे भी नोट करें कन्वर्जन इज़ ऑप्शनल, क्योंकि पहला प्रेशर टॉर में, दूसरा प्रेशर टॉर में, तो हम तीसरा भी खुद ले लेंगे टॉर में, एटमॉस्फेयर में नहीं। सेम यूनिट्स, अगर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशो में चलेगा मामला। ये देखें P1 V1 रेशो में आ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहली कैटेगरी के साथ क्यों नहीं कराया, सिर्फ इस वजह से कि डाल्टन लॉ का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसलिए, वरना ये फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर पहले लगा चुके हैं, ठीक है। अब ड्राई का जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे 831 में से, यानी नमी में से बुखारात को माइनस कर देंगे तो सूखापन खुश्की आ जाएगी, वो आ गया। अब ये हमारा डाटा हो गया कंप्लीट, क्योंकि अब यहाँ पे बस यही P1 की बारीकी थी। अब दूसरा वॉल्यूम फाइनल पूछेगा। अब दो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दी, छोटा क्वेश्चन मार्क मेरा पढ़ाने का स्टाइल कि जो रास्ता बनाएगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मंजिल लाएगा, ओके हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, T2 उधर आ जाएगा, P2 इधर आ जाएगा, वैल्यूज फीड करें P1, याद रहा ना ये P1 ना ये P1, जो हमने निकाला 810 वो है P1। कैसा हो गया, बहुत ध्यान से। बाकी सीधा न्यूमेरिकल एक बारीकी के अलावा 4273 वहाँ से पुट किया, कैलकुलेटर चलाया और सेंटीमीटर क्यूब देगा। कन्वर्जन ऑप्शनल हो गई क्योंकि सवाल में जो है DM क्यूब है कि CM क्यूब है, देख लेते हैं भाई जल्दी से। DM क्यूब है, तो सॉरी फॉर दैट, DM क्यूब, क्योंकि सवाल में DM क्यूब है तो नो कन्वर्जन, DM क्यूब, करेक्शन की DM क्यूब, सही है। अच्छा, ये MCQs है, देख लें। MCQs के लिए बस आपको ये रिलेशन याद हो तो आप इस MCQs को खुद भी कर सकते हैं। किलो पास्कल, पा का मतलब पास्कल है, इसी पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कहते हैं, और किलो की वजह से ये हो गया 1000, वरना ये 101325 वैल्यू होती है 1 पास्कल की। किलो पास्कल हो गया, जैसे देखें 0.3 डेसिमल पीछे मूव हो गया, यहाँ से 1 2 3। अब बस ये स्टैंडर्ड याद कर लेंगे, इतने किलो पास्कल में कितने एटमॉस्फेयर होते हैं। तो जो सवाल में दिया हुआ है 83, तो यूनिट मेथड जो मैंने स्टेशियोमेट्री वगैरह में चैप्टर में बताया, डिवाइड होकर 83 के लिए 83 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह होता है PSI, PSI कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये हमारी बॉडी पे पाउंड्स होते हैं ना, फोर्स के यूनिट्स होते हैं पर स्क्वायर इंच। 1 स्क्वायर इंच मेरी बॉडी जो है उसके ऊपर 14.7 पाउंड वज़न लग रहा है। MCQs भी लिख लीजिएगा। तो अब इसमें ये देखिए, इसमें 1 एटमॉस्फेयर होते हैं, इसमें 14.7, इससे ये पता चल गया 1 एटमॉस्फेयर 14.7 PSI के बराबर होते हैं, और यही 760 टॉर के बराबर होते हैं, और यही 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होते हैं, और यही 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कैसा किया मैंने आपके लिए, टाइम्स आया, सारा एक ही जगह हो गया। ये एक जगह करके प्रैक्टिस कर लें। एक एटमॉस्फेयर में कितने पाउंड पर स्क्वायर इंच, कितने टॉर, कितने मिलीमीटर टॉर एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। समझ गए भाई। तो ये हो गया आज का लेक्चर दी एंड। इसमें भी अब 83 के लिए वो मल्टीप्लाई कर देंगे और वो डिवाइड में चला जाएगा 101 पॉइंट। तो PSI इतने हो गए 83 में, और एटमॉस्फेयर इतने हो गए 83 में। ये MCQs के लिए, कन्वर्जन भी इससे आ जाएगी। सही है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल है, फ़ायदा उठ रहा है आपका, तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।